हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जेपी वर्मा। मैं अभी आपकी क्लास 8 का एक चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन, और उसमें आपको पढ़ा रहा हूँ क्रॉप इम्प्रूवमेंट्स। क्रॉप में इम्प्रूवमेंट कैसे करें जिससे कि हमारी क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है बढ़ जाए। इसके लिए क्या करना है, क्रॉप्स के ग्रो करने के लिए कुछ साइंटिफिक मेथड्स का यूज किया जाता है जिससे कि ये क्रॉप्स अच्छे से ग्रो कर सकें, ज़्यादा पैदावार दे सकें, प्रोडक्शन अच्छा हो, पैदावार दैट इज यील्ड पैदावार। तो मैं इसमें आपको बताने जा रहा हूँ, तो देखिए कि हम क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। इसमें प्रोडक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी, हाई यील्डिंग ज़्यादा पैदावार देने वाली वैरायटी HYP, इन चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट एंड पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज, ऐसी वैरायटीज के सीड्स यूज करेंगे जिससे कि ये डिजीज रेजिस्टेंट हो, मतलब आसानी से इसमें कोई बीमारी ना लगे। एंड पेस्ट रेजिस्टेंट, पानी में जो सीड्स पैदा हो जाते हैं, स्टोरेज करते हैं, उसमें भी वो जल्दी से जल्दी कोई कीड़े पैदा ना हो, घुन ऐसे टाइप के जो कीड़े हैं जो स्टोरेज के समय हो जाते हैं वो भी ज़्यादा पैदा ना हो, ऐसे सीड्स तैयार करना। अच्छा, इसके बाद यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स टू इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी की जो फर्टाइल है, ज़्यादा उगाने की कैपेसिटी, फर्टिलिटी को बढ़ाना, उसको क्या है, उसका भी साइंटिफिक मेथड का यूज करें कि सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे, अगली बार भी अच्छी क्रॉप पैदा हो जाए, तो उनका भी यूज करना है। यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड टू इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी। नंबर 4, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स अगेंस्ट पेस्ट एंड कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज। इसका मतलब हुआ कि क्रॉप्स की जो प्रोटेक्शन है वो भी करनी है पेस्ट एंड प्लांट डिजीज से। जैसे कि मान लीजिए कि क्रॉप तो उगकर बड़ी हो गई, लेकिन उस सब बड़ी होते समय जैसे सरसों की क्रॉप खड़ी हुई है, और उस समय ही क्या होता है कि अचानक एक माइक्रोब होता है और माइक्रोब्स का अटैक हो जाता है और सारे पत्तों पर काले काले रंग के माइक्रोब्स आ जाते हैं, और वे सभी माइक्रोब्स जो होते हैं उन प्लांट्स के पत्तियों को खा जाते हैं, फिर फ्रूट भी खराब हो जाता है। तो ये कहने का मतलब है, और साथ साथ पेस्ट वगैरह भी, दूसरे भी बड़े बड़े माइक्रोब टिड्डा वगैरह ऐसे और भी होते हैं, तो ये इनसे बचाव भी करना पड़ता है। ये साइंटिफिक मेथड में आता है, और इसे करने के लिए क्या करते हैं, हम दवाइयों का छिड़काव करते हैं, स्प्रेयरों का यूज करते हैं। इस तरह से प्रोटेक्शन भी जरूरी है। प्रोटेक्शन होगा तो ज़्यादा अनाज पैदा होगा। अब आता है बेटर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। अब ग्रेन्स पैदा तो हो गए, पैदा हो गए, तो आप कहेंगे प्रोडक्शन तो हो गया, आप क्या करोगे स्टोरेज के टाइम पे? अरे भाई, स्टोरेज अच्छा होगा तभी तो वो सीड्स अगली बार अच्छी क्रॉप उगाने के काम आएंगे। आप जो सीड स्टोर कर रहे हैं, अगर वो सीड्स खराब हो जाएंगे तो अच्छी प्लांट्स अगली बार ग्रो नहीं करेंगे। दैट मीन्स खराब वाले रह गए और खराब वाले पे अच्छी प्रोडक्शन नहीं देंगे। इसलिए स्टोरेज में भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। स्टोरेज में समय मैंने बताया था कि सीड्स को सुखाया जाता है, और उसमें क्या किया जाता है, लगभग 14% या इससे कम ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर या नमी या पानी की मात्रा रहती है तो स्टोर करते हैं। अगर 14% से ज़्यादा होती है तो उन सीड्स को ड्राई किया जाता है और ज़्यादा, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा मॉइस्चर पानी के इसमें रह जाएगा मॉइस्चर, तो एक थोड़ी सी प्लांट्स रेस्पिरेशन करेंगे स्टोरेज के समय में, और वहाँ पर स्टोरेज के ड्यूरेशन में उस रेस्पिरेशन से हीट पैदा होगी, और उस हीट से पानी के अंदर जो मॉइस्चर थी वो माइक्रोब्स को बढ़ने में हेल्प करेगी, और वो सीड्स खराब हो जाएंगी। तो स्टोरेज के बाद आता है बच्चों हाइब्रिडाइजेशन फॉर द क्रॉस ब्रीडिंग। किसे कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन is a tactic for developing new varieties crops by cross breeding to get both desired and parents characteristics। मीन्स एक ऐसी टेक्निक है हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉस ब्रीडिंग जिसके द्वारा नई वैरायटी की क्रॉप, नई वैरायटी के बीज तैयार किए जाते हैं, और उस जो नई वैरायटी के बीज पैदा किया तो उसमें दोनों ही तरह के कैरेक्टर मौजूद होते हैं,
डिजायर्ड कैरेक्टर्स जो हमें उस आने वाले क्रॉप में चाहिए, ऐसे कैरेक्टर भी मौजूद हो, साथ साथ उसमें पेरेंट्स के कैरेक्टर भी मौजूद हों। तो दोनों तरह के कैरेक्टर्स मौजूद होना और उस तरह के बीज पैदा करने की जो टेक्निक है दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। इन प्लांट्स में बात कर रहे हैं अभी फिलहाल। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया फॉर फोडर क्रॉप्स, फोडर चारा, चारे वाली जो भी क्रॉप्स हैं उनके अंदर हमें क्या क्या कैरेक्टर्स चाहिए, जैसे कि प्लांट शुड बी टॉल, पेड़ ज़्यादा लंबे बढ़ने वाले, फास्ट ग्रोइंग, जल्दी बड़े हो जाएं, और डिजीज रेजिस्टेंट एंड मोर ब्रांचिंग। अब सीड बोया, सीड में से अकेले बजाय प्लांट उगने के कई सारे प्लांट्स अगर उग जाते हैं, जैसे एक सीड है, एक सीड में से कई बार एक ही प्लांट उगता है, एक ही प्लांट उगता है। जब दूसरे की बात करें, एक ही सीड में से बहुत सारी ब्रांचिंग होकर के प्लांट उगने लगते हैं। तो बहुत सारी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी तो ज़्यादा चारा तैयार होगा और कम सीड हमें जमीन में बोने पड़ेंगे, सोइंग करेंगे। ऐसे ही अगर मान लो ग्रेन्स, अनाज के लिए हम सेरेल्स के लिए दाने वाली फसलें उगा रहे हैं, कोई भी दाना प्राप्त करना है, प्लांट शुड प्रोड्यूस मोर ब्रांचेस, उसमें भी ब्रांच तो ज़्यादा होनी चाहिए, तो ब्रांच ज़्यादा होगी तो ज़्यादा फ्रूट्स आएंगे, हैं। सीडेड फ्रूट्स, ऐसे फल हो जिसमें बहुत सारे बीज हों। यहाँ बहुत सारे रिक्वायर्ड दाने वाले तो दाने ज़्यादा चाहिए, इसलिए मैंने लिखा मोर सीडेड, ज़्यादा सीड वाले फ्रूट्स। जब हम यहीं पर बात करें फ्रूट्स जो हम खाते हैं, एप्पल वगैरह ऐसे चीज, तो वहाँ पर क्या करेक्टर आ जाएगा कि फ्रूट्स में सीड कम से कम हो। अच्छा, शॉर्ट टर्म मैच्योरेशन, और ये ग्रेन्स वाली फसलें हैं उन्हें क्या जरूरत है कि इतनी बड़े हैं, ब्रांच आए हैं, उनमें फ्रूट जल्दी से जल्दी फल प्रोड्यूस हो जाए, फिर उसमें दाने बन जाए और जल्दी वो कट जाए। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें ग्रेन्स वाली और वो बहुत लंबी बढ़ती जा रही है तो उसमें टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लग रहा है, दैट मीन्स वो फसल मैच्योर होने में बहुत टाइम लगेगा, तो मैच्योरेशन पीरियड ज़्यादा हो जाता है इसका। अभी आगे बात करते हैं, यहाँ पर देखिए इमेस्टिकुलेशन क्या होता है। टू प्रिवेंट, सॉरी to prevent self-fertilization, anchor of one variety of the plant are removed by a process, एक ऐसी प्रोसेस है, तरीका जिसमें किसी भी प्लांट के फ्लावर में से एंथर्स को काट कर निकाल दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। और एंथर को रिमूव करने की जो प्रोसेसिंग है, उसके बाद जो फ्लावर है, उस फ्लावर के अंदर से एंथर गायब हो गया और ये प्रोसेस का नाम दिया गया इमेस्कुलेशन। तो टू प्रिवेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन, जिससे सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना हो, क्योंकि आपने इसमें पॉलिनेशन दो तरह का, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो यह क्रॉस पॉलिनेशन वर्ड का पॉलिनेशन का मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये वर्ड मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इसे हटा देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ सेल्फ पॉलिनेशन। सही वर्ड थे पॉलिनेशन को हटाने के लिए, अपने अपना सेल्फ पॉलिनेशन एंथर काटकर अलग कर दिया था, इसी प्रोसेस का नाम इमेस्कुलेशन। जब हाइब्रिडाइजेशन एक अनदर मेथड है, इन दिस प्रोसेस वन वैरायटी प्लांट्स आर इमेस्कुलेटेड, एक तरह के प्लांट्स के फ्लावर में से इमेस्कुलेट कर दिया, दैट मींस एंथर को काटकर निकाल दिया जाता है। फिर उस स्टिग्मा दैट मींस फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पर अदर प्लांट से, दूसरे प्लांट से, देन पॉलिनेज ऑफ अनदर वैरायटी, दूसरी वैरायटी के पॉलिनेज को लाकर के ट्रांसफर करके स्टिग्मा पे डाल दिया जाता है, इसके ऊपर इमेस्कुलेटेड प्लांट के स्टिग्मा फ्लावर में। Thus having seeds are obtained in this generation। अब इस तरह से क्या होता है, हाइब्रिड सीड पैदा होते हैं। दोबारा समझिए, जैसे ये दो फ्लावर्स हैं, दो फ्लावर्स में ये दो, मान लीजिए इसमें से इस फ्लावर के साथ साथ कई पार्ट्स निकल रहे थे, पार्ट्स आपने पढ़े होंगे, तो ये प्लांट्स के पार्ट्स फ्लावर में से ये स्टिग्मा है और फीमेल पार्ट है और यहाँ पर एंथर्स है, इसमें पोलन ग्रेन होते हैं
और ये फीमेल पार्ट पर पॉलिन पार्टिकल ऐसे आते हैं। अब हम क्या करते हैं इस मेथड में, इमेस्कुलेशन में, इसको काट करके अलग निकाल दिया जाता है। ये काट कर अलग निकाल दिए, बचा स्टिग्मा। अब स्टिग्मा में क्या करते हैं, दूसरा फ्लावर तलाश करते हैं, दूसरा फ्लावर, और उस फ्लावर में से इसके पॉलिन ग्रेन्स ला करके यहाँ पर छोड़ दिए जाते हैं। तो इस तरह से ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और इस तरह से क्या होगा कि इसके करैक्टर भी होंगे, और इस फ्लावर में से पॉलिन ग्रेन लाए तो इसके करैक्टर भी दोनों के हो गए। इस तरह से दोनों के करैक्टर मिलकर जो नया प्लांट या नया सीड बनेगा, दैट विल बी हाइब्रिड। अब हाइब्रिड होने के बाद आप करते हैं क्या है कि ऐसी प्रोसेस को कई बार रिपीट करते रहते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। ऐसा तब तक करते रहते हैं कि हमारी पसंद का, हमारी ज़रूरत वाला बीज, ऐसे कैरेक्टर्स जो हम चाहते थे उस सीड्स में आ जाएं, तब तक ऐसा करते रहते हैं। जब आने के बाद हमारी नई वैरायटी तैयार रहती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सेरेल क्रॉप्स है, अनाज वाली, कोई दाने वाली, कोई फसल है, तो उसके लिए क्या चाहेंगे हम चाहते हैं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बीज पैदा करें, वो कम समय में मैच्योर हो जाए, और डिजीज और पेस्ट रेजिस्टेंट हो, उसको पेस्ट डिजीज बीमारियों का कोई प्रॉब्लम ना हो, साथ साथ लेस वाटर रिक्वायरमेंट, और फसल को पानी की भी कम जरूरत पड़े। ये डिजायर कैरेक्टर हो गए हमारे। अच्छा, जैसे फोल्डर क्रॉप के डिजायर कैरेक्टर्स क्या होते हैं, प्लांट शुड बी टॉल, लंबे होने चाहिए, और ब्रांचिंग, ज़्यादा ब्रांच आनी चाहिए, डिजीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंट होनी चाहिए, फ्लावर। इस तरह से ये प्लांट्स के कैरेक्टर हम चाहते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन से नई वैरायटी पैदा करके प्राप्त कर लेते हैं। अभी आता है एनिमल हस्बेंड्री क्या है। रियरिंग एंड केयरिंग एनिमल्स ऑन ए लार्ज स्केल फॉर एनिमल प्रोडक्ट्स एंड फार्मिंग के लिए, खेती करने के लिए, साथ साथ उनमें से उनके प्रोडक्ट, दूध, मीट, जैसे मुर्गी पालन वगैरह होता है, तो इनको कहते हैं एनिमल प्रोडक्ट्स। इनके लिए उनको पालना, लार्ज स्केल पर उनको पालना, एनिमल्स को, इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री का पॉइंट शामिल होता है कि एनिमल्स आर प्रोवाइडेड प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड क्लीन वाटर। प्रॉपर फूड देना होता है उनको रख रखाव अच्छा करना पड़ता है, लाइट पानी की व्यवस्था की जाती है अच्छी सी, और मेडिकल केयर भी की जाती है। इस तरह से एनिमल हस्बेंड्री है, और ये पॉइंट्स प्लांट्स के बारे में मैंने यहाँ पर रोक देता हूँ। ओके।